नमस्कार। आज हम राजस्थान के प्रमुख युद्धों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम प्रारंभ करते हैं राजस्थान के इतिहास में। जो सबसे प्रमुख युद्ध आता है, सबसे पहला युद्ध आता है, वह लगभग 650 ईस्वी के अंदर प्रारंभ होता है। देखिए स्टूडेंट, 647 ईस्वी में हम बात करते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। वर्धन वंश का अंतिम शासक है हर्षवर्धन। उसके कोई संतान नहीं होती, इस कारण उसके पतन के साथ में ही उसके वंश का भी पतन माना जाता है। और कन्नौज को लेकर के, किस क्षेत्र को लेकर के, कन्नौज को लेकर के 650 ईस्वी में एक संघर्ष प्रारंभ होता है। इसे हम युद्ध की संज्ञा नहीं दे सकते क्योंकि ये काफ़ी लंबा संघर्ष चलेगा। इस युद्ध में दो पक्ष नहीं बल्कि 3 पक्ष होते हैं। इस कारण इस संघर्ष को हम कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। किस क्षेत्र को लेकर के होता है? तो स्टूडेंट्स, यह जो युद्ध है वह कन्नौज को लेकर के होता है। किसे लेकर के होता है? कन्नौज को लेकर के। लगभग 150 वर्षों तक चलता है। तो 3 पक्ष इसमें कौन कौन से हैं? देखिए स्टूडेंट, राजस्थान और गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ से गुर्जर प्रतिहार वंश। राजस्थान से कौन सा वंश है? गुर्जर प्रतिहार वंश। बंगाल से है पाल वंश। बंगाल किस दिशा में स्थित है? तो बंगाल की अगर हम बात करें तो यह पूर्व दिशा में स्थित है। तो पूर्व से कौन सी शक्ति आ रही है? बंगाल के पाल आ रहे हैं। और दक्षिण से आ रहे हैं इसमें महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट वंश। देखिए स्टूडेंट, पहली बार ऐसे हो रहा है कि दक्षिण भारत से कोई शक्ति उत्तर भारत में संघर्ष करने के लिए, किसी क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए आ रही है। तो यह यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 3 शक्तियाँ हैं। इस युद्ध की अगर हम बात करें, इस संघर्ष की अगर हम बात करें, तो प्रथम विजय तथा अंतिम विजय दोनों की दोनों गुर्जर प्रतिहार वंश की थी, जो राजस्थान का सबसे प्रतापी वंश माना जाता है। और इसे R.C. मजूमदार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ वंश की भी संज्ञा दी गई है। तो पहला संघर्ष हमने किया, त्रिपक्षीय संघर्ष। राजस्थान के प्रमुख युद्धों में हम दूसरे युद्ध की बात करते हैं। तो दूसरा युद्ध हमारा जो है वह है 1178 ईस्वी में। कब की बात है? 1178 ईस्वी। इस युद्ध का नाम है आबू का युद्ध। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन पर प्रश्न बनने की संभावना होती है, उन्हीं युद्धों पर हम चर्चा करेंगे। प्रमुख युद्धों पर हम चर्चा करेंगे। अब बात आती है आबू के युद्ध की बात करें। देखिए स्टूडेंट, ये गुजरात के शासक मूलराज सेकंड और गौर प्रदेश का जो मोहम्मद गौरी था, उन दोनों के मध्य हुआ था। अब बात यह है कि जब हम राजस्थान के युद्ध कर रहे हैं तो हम गुजरात के शासक की यहाँ पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस समय यह जो क्षेत्र था वो गुजरात के शासक के अधीन था। लेकिन आबू जो है, आबू सिरोही जिले के अंतर्गत अभी वर्तमान में राजस्थान के क्षेत्र में आता है। और इस युद्ध की एक विशेष बात और है। देखिए, इस युद्ध में गौरी की पराजय हुई है। देखिए स्टूडेंट्स, गौरी, मोहम्मद गौरी, जिसके आने से पूरे भारत में, राजस्थान ही नहीं वरन पूरे भारत में एक नए वंश का उदय हुआ है। ठीक है, पहली बार मुस्लिम वंश यहाँ पर आएंगे, तुर्क आक्रमणकारी हैं ये। तो यह पहला युद्ध है जिसमें इसकी पराजय हो रही है। बाकी सभी युद्धों में ये जीत ही रहा था। पहली बार इसको पराजित कर रहा है मूलराज सेकंड, इसको भीम सेकंड भी हम कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, मोहम्मद गौरी के जीवन से ही संबंधित है। और यहाँ हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंतर्गत क्षेत्र अपना आ रहा है अजमेर वाला। और इसमें पृथ्वीराज चौहान जो हैं, वह उनके जीवन से संबंधित यह युद्ध है। तो यहाँ हम बात करेंगे, देखिए 1191 और 1192 ईस्वी की 2 युद्ध हैं। तराइन के नाम से दोनों युद्ध जाने जाते हैं। 1191, 1192, दोनों को साथ साथ दिन करेंगे। दोनों ही युद्ध, पहले नाम क्या है? तराइन का युद्ध। तराइन जो है हरियाणा के अंतर्गत आता है, करनाल हरियाणा, परंतु राजा कहाँ का है? राजस्थान का, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो तराइन फर्स्ट कह दीजिए और तराइन सेकंड कह दीजिए। दोनों युद्ध किस किस के मध्य हो रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान, जिसे हम तृतीय भी कहते हैं, पृथ्वीराज तृतीय, और मोहम्मद गौरी के बीच दोनों युद्ध, याद रखिए स्टूडेंट। अब बात करते हैं पहले युद्ध की। देखिए, पहले युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान है, उसका जो सेनापति था वो था खांडे राव। और एक दिल्ली का जो गोविंद राज तोमर था, गवर्नर था ये दिल्ली का उस समय। यह 2 पृथ्वीराज चौहान के सेनापति हैं। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहेगा और वह राय पिथौरा की उपाधि भी लेगा। इतिहास में प्रसिद्ध है, राय पिथौरा की उपाधि किसने ली थी, कब ली थी? तो पृथ्वीराज चौहान ने ली थी। और तराइन के प्रथम युद्ध में विजय के उपरांत ली थी। तराइन के दूसरे युद्ध की बात करें, इसमें एक सेनापति बदल जाएगा। देखिए, पृथ्वीराज तृतीय का जो सेनापति है उसका बहनोई है समर सिंह, वह बन जाएगा। ठीक है, और गोविंद राज तो है ही दिल्ली का जो गवर्नर था। लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत होगी। अब कहा जाता है जो पृथ्वीराज चौहान की पत्नी थी अच्छन कुमारी, वह भी इस युद्ध में, उसने भी भाग लिया था। एक नाट्यरंबा नाम से उसकी घोड़ी थी, उसने भी इस युद्ध में भाग लिया था। एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह होती है कि जो तराइन के दोनों युद्ध हैं वो इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इनका महत्व इतना है कि यह भारत के इतिहास को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर राजस्थान की चर्चा कर रहे हैं तो ये और भी अधिक इम्पोर्टेंट अपने लिए बन जाते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमने कहा मोहम्मद गौरी के आने से तुर्कों का अधिकार हमारे इस क्षेत्र में हो जाएगा और तुर्कों के अधिकार के साथ ही एक नया वंश प्रारंभ होता है। वंश का नाम क्या है? सल्तनत काल। अब सल्तनत काल में हम 5 वंश पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला वंश जो आता है वह है गुलाम वंश। कौन सा वंश आता है? गुलाम वंश। तो हम बात करेंगे यहाँ पर गुलाम वंश का शासक है इल्तुतमिश। 1227 में एक युद्ध हो रहा है, युद्ध का नाम है बू ताला का युद्ध। कौन सा युद्ध स्टूडेंट्स? बू ताला का युद्ध। सल्तनत का शासक है जो कि गुलाम वंश का शासक है इल्तुतमिश, और हमारे यहाँ पर जो मेवाड़ का शासक है जैत्र सिंह, इन दोनों के मध्य हो रहा है। देखिए स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट बात क्या है कि किसी सल्तनत मतलब सेंट्रल लेवल की कोई नीति, कोई शासक अगर राज्य पर प्रभाव डालता है और वो राज्य में आकर के हार जाता है, मतलब कि एक छोटी सी रियासत मेवाड़ के शासक ने, जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया, तो ये युद्ध इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैत्र सिंह का जो काल है वो मेवाड़, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहलाता है। इसकी विशेष बात यह है। नेक्स्ट आता है इसमें कि जब इल्तुतमिश इससे हार जाता है तो वो क्रोधित, बहुत अधिक क्रोधित होता है, और क्रोध में वो क्या करता है कि नागदा को जला देता है। नागदा उदयपुर में आता है, सासबहू के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस कारण जैत्र सिंह को जो है चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाना पड़ेगा। तो चित्तौड़गढ़ पहली बार राजधानी बन रही है, और किसके काल में बन रही है? जैत्र सिंह के काल में। यहाँ हम युद्धों की अगर हम बात करें तो हम कौन सा युद्ध कब हुआ, किस किस के मध्य हुआ, तथा उस युद्ध की विशेष बात क्या थी, इन सभी बातों का अध्ययन करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, मैंने बताया सल्तनत काल प्रारंभ हो चुका है। सल्तनत काल में 5 वंश आते हैं। सबसे पहले आता है गुलाम वंश, जिसका हमने इल्तुतमिश शासक देखा। अगले की अगर हम बात करें तो देखिए 1301 ईस्वी में युद्ध हो रहा है, रणथंबोर का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इस पर तो आप स्टार लगा लीजिए। रणथंबोर का युद्ध, सल्तनत काल हमने बताया था, उसमें खिलजी वंश का शासन चल रहा है। कौन सा वंश? खिलजी वंश का शासक है अलाउद्दीन खिलजी, और रणथंबोर का शासक है हमीरदेव चौहान। इन दोनों के मध्य रणथंबोर का युद्ध हो रहा है। और इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय राजस्थान में जो पहली बार साका हुआ था, क्या हुआ था? साका। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जितने भी साके हुए हैं उन पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप उनकी विस्तृत अध्ययन वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ हम सामान्य जानकारी युद्धों की ले रहे हैं कि रणथंबोर का युद्ध है, अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य हुआ था। और इस युद्ध की अगर हम बात करें तो इसमें राजस्थान का पहला साका हुआ है। रणमल और रतिपाल, इस दो युद्ध के दो ये विश्वासघाती हैं। इनके विश्वासघात के कारण ही हमीरदेव चौहान पराजित होगा, और उसकी जो रानी है पद्मला, वो जल जौहर करेगी। ठीक है, पद्मा जो है जल जौहर करेगी। 1303 की अगर हम बात करें, चित्तौड़गढ़ का युद्ध। देखो स्टूडेंट, 1301, 1303, 1308 और 1311 ये लगातार क्रमानुसार अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए आक्रमण हैं, और उन चारों आक्रमणों के समय में राजस्थान में साके हुए हैं, तो इसलिए इनकी सीक्वेंस भी आती है 1301, 1303, 1308, 1311। हमें इनकी सीक्वेंस भी याद करनी है। सभी में अलाउद्दीन आक्रमणकारी हैं, और सभी में शासक है जो वहाँ का केसरिया का आयोजन करेगा, और रानी जो है वो जौहर का आयोजन करेगी, और यहाँ पर साका होगा। तो 1303 का जो आक्रमण है अलाउद्दीन खिलजी का, उस समय चित्तौड़गढ़ का युद्ध होगा, और वहाँ का जो शासक है रावल रतन सिंह होता है। कौन होता है? रावल रतन सिंह। इसकी रानी होती है पद्मिनी। इस युद्ध में चित्तौड़गढ़ में प्रथम साका हुआ था। तो चित्तौड़गढ़ जो है वो 3 साके के लिए फेमस है। पहला साका अभी हो रहा है इसमें, इसे हम राजस्थान का तो दूसरा साका कहेंगे, लेकिन चित्तौड़गढ़ का पहला साका कहेंगे। जैसे कि ऊपर हमने किया रणमल व रतिपाल विश्वासघाती थे, तो यहाँ पर एक राघव चेतन नाम का तांत्रिक मिलता है, उसके कहने पर ही अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और इस युद्ध में गोरा और बादल जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे युद्ध करते हुए, और रानी जो पद्मिनी है वह क्या करेगी? जौहर का आयोजन करेगी। नेक्स्ट बात करें, 1301 हो गया, 1303 हो गया। अब हम बात करते हैं 1308 की। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, तीनों सीक्वेंस में, चारों सीक्वेंस में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आक्रमण होता है सिवाना पर। तो सिवाना का युद्ध है ये, आक्रमणकारी वही हैं अलाउद्दीन खिलजी, और सिवाना का जो शासक है सातिलदेव चौहान है। कानरदेव चौहान का मामा है ये सातिलदेव चौहान। चौहान वंश का भी इतिहास पढ़ते हैं, यहाँ पर चौहान वंश का इतिहास भी पूरा हो रहा है। इसमें हम बात करते हैं, इसमें व्यक्ति का नाम मिलता है हमें भांवले पंवार। कौन मिलता है? भांवले पंवार। सिवाना में एकमात्र पानी का जो तालाब होता है, पेयजल के लिए उपयोग में लिया जाने वाला तालाब होता है, वो होता है भांडेलाव तालाब। इसको ये भांवले पंवार जो होता है वो दूषित कर देता है, और पेयजल की दिक्कत होने के कारण सिवाना का जो शासक होता है सातिलदेव चौहान, उसको
अपना समर्पण करना पड़ता है। और अलाउद्दीन का जो सेनापति है इसमें होता है कमालुद्दीन गुर्ग। देखिए स्टूडेंट, मैंने विशेष बात में वही बात रखी है जो एग्जाम में आज तक पूछी गई है और पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न बनता है सिवाना अभियान अलाउद्दीन ने किसके नेतृत्व में भेजा था? तो कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। अब बात आती है सातिल देव की पत्नी होती है इसमें मेणाते, जिसने क्या किया था? जौहर किया था। देखो, एक में हमने किया पद्मा, दूसरा हमने किया पद्मिनी, और अब हम कर रहे हैं मेणाते। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, अलाउद्दीन खिलजी के समय की ही बात है। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो 1311 के अंदर अगला जो हम देखेंगे युद्ध, जालोर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? जालोर का युद्ध। इस युद्ध की अगर हम बात करें तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी हैं। शासक है जालोर का कानरदे चौहान। कौन है? कानरदे चौहान। और इस युद्ध में क्या होता है स्टूडेंट? बीका दैया। कौन होता है? बीका दैया। इसके द्वारा जो दुर्ग में प्रवेश करने का गुप्त मार्ग है वो अलाउद्दीन खिलजी की जो को सेनापति है कमालुद्दीन गुर्ग, उसे बता दिया जाएगा और सेना दुर्ग में प्रवेश कर जाएगी। और कानरदे चौहान को भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? केसरिया जौहर के साथ में साक्य का आयोजन करना पड़ेगा। जेतल दे उसकी पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के जो युद्ध हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको बार बार पढ़िए, इनकी सीक्वेंस याद करने की कोशिश कीजिए। 1301, 3, 8 और 11। अब अगले युद्ध की हम बात करते हैं स्टूडेंट, मेवाड़ के महाराणा कुंभा का युद्ध है। 1437 ईस्वी में ये युद्ध हुआ है। इतिहास में मैंने इन सब के मेवाड़ के इतिहास के, चौहानों के, मैंने सबके अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, आप उन वीडियो पर विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ हम प्रमुख युद्धों के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी मेवाड़ रियासत का जो युद्ध है 1437 ईस्वी का, यह जो युद्ध है सारंगपुर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब युद्ध अपनी विजय के कारण बहुत ही महत्व माना जाता है इसका। इस युद्ध में देखिए महाराणा कुंभा जो है वो मालवा का शासक है महमूद खिलजी, फर्स्ट है ये, इसे पराजित करेगा। इम्पोर्टेंट बात इस युद्ध का परिणाम है कि इस युद्ध की विजय के उपरांत कुंभा द्वारा चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाएगा। विजय स्तंभ को हम विष्णु स्तंभ कहते हैं, गरुड़ स्तंभ कहते हैं, मूर्तियों का शब्दकोश कहा जाता है, डाक टिकट इस पर जारी की गई है, कीर्ति स्तंभ कहते हैं, कीर्ति प्रशस्ति इस पर बनाई हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। तो विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा कब करवाया गया? सारंगपुर युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त करने के उपलक्ष्य में। उसी प्रकार अगला जो युद्ध है वो भी महाराणा कुंभा का ही है, 1457 ईस्वी में होता है। इससे पहले 1456 में एक चांपानेर की संधि होती है स्टूडेंट, उसमें जो गुजरात और मालवा ये दोनों शासक मिल करके एक प्लान करते हैं कि महाराणा कुंभा को हरा देंगे, लेकिन महाराणा कुंभा के द्वारा सूझबूझ के साथ में गुजरात के शासक को कुछ पैसे देकर के लौटा दिया जाता है और बेराटगढ़ के युद्ध में महमूद खिलजी को एक बार पुनः परास्त किया जाता है। कौन सा युद्ध है? बेराटगढ़ का, और बयाना का युद्ध भी इसे कहते हैं हम। अब इस युद्ध में विजय के उपरांत कुंभा जो है वो कुशाला माता का मंदिर, ठीक है, कुशाला माता का मंदिर बदनौर भिलवाड़ा में है, ये बनाता है। अब अगली बात करते हैं, महाराणा सांगा आ जाएंगे। देखिए इतिहास में हम मेवाड़ का इतिहास का अलग से वीडियो बनाया, वहाँ आप देख सकते हैं कि महाराणा कुंभा के बाद में हम वीर शासकों में महाराणा सांगा की बात करते हैं। महाराणा सांगा के जीवन के युद्ध भी उनके सीक्वेंस से ही पूछे जाते हैं। देखिए 1517 की अगर हम बात करें तो 1517 में जो युद्ध हो रहा है वह खातौली का युद्ध है। किसका युद्ध है? खातौली, क्या कि बूंदी, 1517। यह युद्ध महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी वंश का शासक है। सल्तनत काल में हम 5 वंश पढ़ते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और अंतिम है लोदी वंश। अब यहाँ पर लोदी वंश का शासक है इब्राहिम लोदी, इसकी सेना है, और एक तरफ हम मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा की सेना है। इन दोनों के मध्य खातौली नामक स्थान पर बूंदी में जो है युद्ध होता है। इस युद्ध में महाराणा सांगा की विजय भी होगी और महाराणा सांगा जो है इस विजय के उपरांत हिंदूपत की उपाधि लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हिंदूपत किस मेवाड़ के शासक को कहा जाता है? महाराणा सांगा को। किस विजय के उपरांत उन्होंने ये उपाधि ली थी? खातौली के युद्ध के उपरांत। इस युद्ध में स्वयं लोदी तो उपस्थित नहीं होता है, परंतु उसका जो सेनापति होता है मियाँ मक्कन। देखिए स्टूडेंट, ये सेनापति वाला जो टॉपिक है ये आजकल एग्जामिनर जो है वो युद्ध के स्थान पर सेनापति पूछना ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। तो इसलिए मैंने जिन जिन युद्धों में जो पर्टिकुलर सेनापति हैं
जिनका नाम हमें इतिहास में देखने को मिलता है, उनका यहाँ पर उनकी मैंने चर्चा की है। तो मियाँ मक्कन पराजित हो गया और कहा जाता है जो मीरा के पति हैं भोजराज, वह भी इस युद्ध में मारे गए थे। महाराणा सांगा की तरफ से युद्ध करने के लिए आए थे और इस युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है 1517 में। 1518 का युद्ध भी वही सांगा तथा इब्राहिम लोदी की सेना के बीच में होता है। इस युद्ध को हम कहते हैं बांडी का युद्ध। ये धौलपुर के अंतर्गत आता है। इसमें मियाँ मक्कन के साथ में एक और अन्य सेनापति हुसैन, 2 सेनापति मिलते हैं और दोनों की ही पराजय होगी। तो हम देखते हैं सांगा की वीरता की अगर हम बात करें तो सांगा के द्वारा 2 युद्ध किए गए हैं। दोनों युद्ध इब्राहिम लोदी की सेना के साथ में और दोनों में ही सांगा की जो है विजय होती है। अब अगले 2 युद्ध हम बात करते हैं, वह युद्ध होंगे, देखो 1519 का जो युद्ध है वो अपने मित्र की मदद के लिए करेगा गागरोन का युद्ध। देखिए स्टूडेंट, गागरोन जो है वो झालावाड़ में स्थित है। यह सांगा और महमूद खिलजी जो कि मालवा का शासक है। कुंभा के समय हम देखते हैं महमूद खिलजी फर्स्ट था और सांगा के समय ये महमूद खिलजी सेकंड है। दोनों ही मालवा के शासक ही हुए। अब यह जो युद्ध है वह अपने एक चंदेरी का शासक होता है मेदिनी राय, जो कि महाराणा सांगा का मित्र होता है और अपने मित्र के पक्ष में ये युद्ध करेगा और इसमें भी सांगा की विजय होगी। तो अब तक हमने सांगा के जीवन के 3 युद्ध देखे, जिनमें 2 तो उसके हैं इब्राहिम लोदी जो दिल्ली के गुलाम वंश सल्तनत काल का जो अंतिम वंश है लोदी वंश, उसका शासक है। और अब अगले 2 हम करेंगे मुगल शासक बाबर के साथ में जो महाराणा सांगा के युद्ध हैं, इनकी हम बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, दोनों युद्ध अपनी अपनी विजय के लिए इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। देखिए 16 फरवरी 1527, डेट सहित याद करना है। कुछ युद्ध हैं आज के जो प्रसंग में युद्ध हैं जिनमें डेट सहित मैंने उनकी डेट दी है क्योंकि उनके एग्जाम में डेट पूछी जाती है। युद्ध का नाम है बयाना। तो बयाना कहाँ स्थित है? बयाना भरतपुर में स्थित है। और किस चीज़ के लिए फेमस है बयाना? हम कहते हैं गुप्त काल के सबसे बड़ा सिक्कों का जो ढेर है वो भी बयाना में ही मिला है। तो बयाना इम्पोर्टेंट है। सांगा और बाबर की सेना, देखिए बाबर कौन है? ये मुगल शासक है, मुगल वंश का संस्थापक है बाबर, जो पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को अंतिम रूप से पराजित कर चुका है तथा इसको अपनी विजय के लिए अब महाराणा सांगा को परास्त करना आवश्यक है। इसलिए ये बयाना का युद्ध जो है बाबर की सेना के और महाराणा सांगा के मध्य हो रहा है। अब यह जो युद्ध है इसमें बाबर का जो सेनापति है सगर खां था, पराजित होगा ये पराजित हो जाएगा और सांगा की विजय हो जाएगी। तो सांगा की वीरता का परचम अभी बहुत अधिक लहरा रहा है। जिसने लोधी वंश के शासक को पराजित किया, उसकी सेना को 2-2 बार पराजित किया है। अब एक नया आक्रमणकारी मुगल जो अपने आक्रमणों के लिए जाने जाते हैं, मंगोल नाम से हम बात करते हैं, बर्बर जनजाति जो आक्रमणों के लिए फेमस थी, उनकी सेना को भी ये हरा चुका है। परंतु यहाँ राजस्थान की किस्मत को या कहिए भारत की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस कारण 17 मार्च 1527 जो हमारा नेक्स्ट युद्ध है खानवा का युद्ध, इसकी अगर हम बात करें खानवा के युद्ध की, इस युद्ध में जो महाराणा सांगा है वह बाबर जो कि मुगल शासक है उसकी सेना से हार जाएगा। ठीक है, सांगा की पराजय होती है इस युद्ध में, परंतु इतिहास में इसका अलग ही महत्व है क्योंकि इस युद्ध में विजय के साथ ही हम बाबर को स्थायी शासन भारत में मानते हैं। ठीक है, तो भारत में बाबर की निर्णायक विजय मानी जाती है। सांगा की इसमें पराजय होगी। खानवा के युद्ध के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाया गया है कि क्या पाती पेरवण किया गया था, क्या गाजी की उपाधि ली गई थी। एक वर्ड आता है जिहाद, वो क्या चीज़ है, बाबर के द्वारा कौन कौन से भाषण के अंदर अपने नारे दिए गए, जिहाद का नारा दिया गया, ये सब चीज़ों के लिए अलग से वीडियो है, आप उस पर डिस्कशन कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला जो हमारा युद्ध है 1541 का युद्ध जो है पहोबा का युद्ध है। पहोबा साहेबा भी मिलता है। मारवाड़ के इतिहास जिसका वीडियो बना है आप वहाँ देख सकते हैं। यह जो है बीकानेर का राव जेतसी है इसके समय शासक, और मारवाड़ का शासक है राव मालदेव। राव मालदेव एक बहुत ही वीर योद्धा थे। इनके द्वारा ये जो आक्रमण किया जाता है, उन्होंने जहाँ जहाँ पर अपने आक्रमण किए वहाँ पर इनकी विजय हुई है। एक गिरी सुमेल का युद्ध छोड़ दीजिए कि किसी कारणवश वह उसमें जीत नहीं पाए थे। तो पाहेबा का युद्ध है, इसमें मालदेव की विजय हो जाएगी और कुंपा को वहाँ का प्रशासक बना दिया जाएगा। अगला जो युद्ध है स्टूडेंट वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 5 जनवरी 1544। डेट सहित याद करना है, 5 जनवरी 1544, क्योंकि 5 जनवरी को जो यह स्थान है जेतारण, वहाँ पर बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया था। लेटेस्ट की ही बात है। यह युद्ध का नाम है गिरी सुमेल का युद्ध। इस युद्ध को अन्य हम कहते हैं जेतारण का युद्ध। वही मारवाड़ का शासक तो राव मालदेव है, लेकिन शेर शाह सूरी है, उन दोनों के मध्य होगा। शेर शाह एक अफगान शासक है जो कि हुमायूं को परास्त कर चुका है और दिल्ली का शासक बन के बैठा हुआ है।
इस युद्ध के बारे में देखिए, इस युद्ध में शेरशाह की विजय हो जाएगी, ठीक है, और हमारे जो हैं जेता और कुंपा दोनों मारे जाएंगे। इस युद्ध में महान योद्धा हैं। परंतु इस युद्ध के संबंध में एक कथन आता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। प्रस्तुत कथन किसका है और किस युद्ध के प्रसंग में कहा गया है? तो प्रस्तुत कथन शेरशाह सूरी का है और गिरी सुमेल युद्ध के बारे में कहा गया है। अगला हम बात करते हैं 1567-68 के अंदर अकबर आ जाता है। शेरशाह सूरी के बाद में कुछ समय के बाद में हम देखते हैं इसकी मृत्यु के बाद में हुमायूं का पुनः शासन होगा, परंतु पुनः हुमायूं की मृत्यु हो जाएगी, जिस कारण अकबर का शासन स्टार्ट होगा। 1567-68 में अकबर के द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया गया, ठीक है। तीसरा आक्रमण है ये, चित्तौड़गढ़ में तीसरा साका भी है। इन साकों के लिए भी एक अलग से वीडियो है, आप वहाँ पर जाकर के इन चित्तौड़गढ़ के साके देख सकते हैं। तो चित्तौड़गढ़ का जो युद्ध है, यहाँ पर अकबर और राजशासक उस समय है उदय सिंह, परंतु उदय सिंह जो है ये गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं और दुर्ग का जो भार है वह अपने जयमल तथा पत्ता विश्वास पात्र हैं, ये इन दोनों को सौंप करके चले जाते हैं। चित्तौड़गढ़ में इस आक्रमण के समय साका होता है और यह चित्तौड़गढ़ का अंतिम शाका होता है। इस युद्ध के विजय के उपरांत एक फतेहानामा फेजी के द्वारा तैयार करवाया जाता है, फतेहानामा, ठीक है, फतेहानामा तैयार करवाया जाता है। अगली हम बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध, मोस्ट इम्पॉर्टेंट युद्ध है। महाराणा प्रताप, जिसको बच्चा बच्चा जानता है, उसके जीवन से संबंधित ये युद्ध है। 18 जून 1576 डेट सहित हमें याद करना है। गोपीनाथ शर्मा इसे कहते हैं। 21 जून को ये युद्ध हुआ था, परंतु यह युद्ध 18 जून को हुआ था, 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से फेमस है, जिससे कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की थर्मोपल्ली कहा है। अकबर की सेना तथा महाराणा प्रताप के बंदी होगा। अकबर के जो सेनापति होंगे वो मान सिंह तथा आसफ का होंगे। मान सिंह यह जयपुर के शासक भगवंत दास का पुत्र है और भारमल का पौत्र है। इससे इसके अन्य नामों में हम देखते हैं फर्जंद की उपाधि अकबर इसे देगा। पुत्र के समान फर्जंद शब्द का अर्थ होता है और 7 हजारी मनसब, इसका मनसब था 7 हजारी, इस कारण से 7 हजारी भी कहते हैं। परंतु हल्दी घाटी के युद्ध के परिणाम की अगर हम बात करें तो ये अनिर्णायक युद्ध है, क्योंकि न तो इस युद्ध का कारण क्या था कि अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन न तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार की है और न ही उसे बंदी बनाया गया है। तो यह युद्ध जो है अनिर्णायक युद्ध रहा। अगला युद्ध आता है हमारा 1582 में, दिवेर का युद्ध है ये। दिवेर के युद्ध में प्रताप और मुगलों के जो सूबेदार होते हैं उनके मध्य होगा। बहलोल खां नाम से सुल्तान का बहलोल खां होंगे। इस युद्ध की विशेष बात क्या है कि दिवेर के युद्ध के बाद में कभी भी महाराणा प्रताप ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, अर्थात इस विजय के उपरांत उसने जितने भी युद्ध किए उन सब में उनकी विजय हुई है। कर्नल जेम्स टोड हैं, उनके द्वारा इसे मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। वह मेवाड़ की थर्मोपल्ली और ये मेवाड़ का मैराथन। अब अगली हम बात करते हैं 1644 ईस्वी की। देखिए इसमें प्रमुख युद्धों की चर्चा की है मैंने। युद्ध बहुत सारे मिलेंगे, परंतु हमें वो पढ़ने हैं जो एग्जाम में हमारे क्वेश्चन क्रैक करवा सकें। तो 1644 का जो मतीरे की राड़ है वो नागौर और बीकानेर के शासकों के मध्य हुई थी और इतिहास में मतीरे की राड़ के नाम से जानी जाती है। अगला जो हमारे युद्ध है वो है 1857 की क्रांति के समय। जो 2 युद्ध हुए हैं इम्पोर्टेंट, तिथि सहित आते हैं ये भी युद्ध। इन युद्धों की अगर हम बात करें तो देखिए स्टूडेंट, 8 सितंबर और 18 सितंबर दोनों कॉम्बिनेशन में चलेंगे, इनको दोनों को कॉम्बिनेशन में याद करते हैं। 8 सितंबर और 18 सितंबर 10 दिन का दोनों में अंतर है, हुए दोनों 1857 में है। पहला युद्ध है बिथोरा का युद्ध, बिथोरा दोनों नाम मिलते हैं। और दूसरा युद्ध है चेलावास का युद्ध, बिथोरा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। दोनों किस किस के मध्य होते हैं? देखिए आहुआ का ठाकुर है कुशाल सिंह चंपावत, कहाँ का? आहुआ का ठाकुर है। इसके साथ में समस्त रियासतें रहेगी, इसके समर्थन में आएगी। और अपोजिट में इनका रहता है जोधपुर, जो कि मारवाड़ का शासक है उस समय तख्त सिंह, उसकी सेना रहेगी। बिथोड़ा का युद्ध इन दोनों के मध्य होगा और इसमें जो क्रांतिकारी सेना है वो जीत जाएगी और जो रियासत की सेना है वो हार जाएगी। तो तख्त सिंह की सेना का जो नेतृत्व है ओनाड़ सिंह ने किया था और इस युद्ध में जो है आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह जीत गया था। कुशाल सिंह है, इनकी जो कुल देवी है शुगाली माता कहते हैं उसे, 10 सिर 54 हाथ हैं उसके। एग्जाम में आती है क्रांतिकारी की लोक देवी किसे कहा जाता है, तो हम कहते हैं सुगाली माता। किसकी कुल देवी थी? ये आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी। अगला जो युद्ध आता है 18 सितंबर, 10 दिन के अंतराल के बाद में ही आता है। देखिए हम देखते हैं कि जो तख्त सिंह है जोधपुर का जो शासक है वो पराजित हो चुका है, उसकी सेना पराजित हो चुकी है। इस कारण चेलावास का जो युद्ध होगा उसमें कुशाल सिंह जो है
वह सेना का नेतृत्व करता है। और अपोजिट में जो सेना आ रही है वो पैट्रिक लॉरेंस। हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। उसकी सेना आ रही है जिसका नेतृत्व है वो मैकमोसन कर रहा है। पॉलिटिकल एजेंट था ये मैकमोसन, मारवाड़ का। अलग अलग हर रियासत में अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट थे। तो मारवाड़ की बात करें तो मैकमोसन यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था। इस युद्ध में गोरे अर्थात पैट्रिक लॉरेंस की सेना, काले अर्थात की आउवा के ठाकुर और उसके संबंधित उसके रिश्तेदारों की सेना थी। तो गोरे और कालों का युद्ध भी इस युद्ध को कहते हैं। इस युद्ध का परिणाम ये होता है कि जो मैकमोसन होता है पॉलिटिकल एजेंट, उसका सिर काट करके आउवा के दुर्ग पर टांग दिया जाता है। तो यह कुछ युद्ध थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। आप इन्हें रिवाइज कीजिए, इनके स्क्रीनशॉट लीजिए, इन्हें याद करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।